तो कल जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे? उसमें पढ़े थे कि न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से बना था। और आज जो है ना ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में कैसे जुड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो आपस में कैसे जुड़ते हैं। और उसके लिए एक फिगर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड दो ले लिए हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसके आप शायद याद होगा, एक नंबर पर जो है ना जुड़ता था कौन? बेस। दो नंबर पर जो है ना जुड़ता था आपका OH या H ग्रुप रहता था, जिससे राइबोज पता लगता था। तीसरा नंबर पर जो था आपका, उससे हमको मालूम चलता था, 3 नंबर कार्बन से ये मालूम चलता था कि वो आपका आगे क्या जुड़ने वाला है उसपे। फोर्थ नंबर जो है कार्बन वो ये है, चौथा नंबर कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है। पांचवा कार्बन पर जो फॉस्फेट था, उस फॉस्फेट का OH में से H कार्बन के OH के साथ जुड़ जाएगा और जुड़कर वो क्या करेगा? H2O के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो जुड़ेगा केमा नंबर से जुड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जुड़ता है आपका, ये जुड़ता है आपके पहला नंबर जो है ना उसके साथ जुड़ जाता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर उम्मीद करना चाह रहे हैं बाकी को, ये सब पर फॉस्फेट जो है ना, सब फॉस्फेट पे अपना क्या होगा? वो चार्ज होगा। लेकिन हम यहाँ पर लाना चाह रहे हैं इसको। ये जो है फर्स्ट आपका फॉस्फेट, तो फर्स्ट फॉस्फेट में क्या था? OH ग्रुप था ऐसे। इसके साथ इसके OH के साथ जो है ना कार्बन का थर्ड नंबर का जो कार्बन है उसका OH आपका क्या करता है? विक्रिया करता है और H2O के रूप में बाहर आ जाता है। यहाँ पर स्थिति क्या बनेगा? देखो तो स्थिति ये बनेगा, एक तो H2O निकलेगा और दो जो है ना आपका फॉस्फेट निकल जाएगा वहां से, इसको पायरोफॉस्फेट कहते हैं। तो आपको मिलेगा क्या? तो देखिए आपका ये स्थिति था, इधर बेस था कोई, इधर हाइड्रोजन था, यहाँ पर OH या H था। इधर क्या बता रहे हैं कि यहाँ से जो है ना वो जुड़ गया उसका, एक आपका क्या हुआ? OH निकला उसका और H निकला किसका? फॉस्फेट का। तो ये फॉस्फेट के साथ जुड़ गया और ये फॉस्फेट किसका था? तो पांचवा नंबर कार्बन का था, कार्बन का था। ये पांचवा नंबर कार्बन जो था ना वो इस प्रकार से कार्बन से जुड़ा हुआ था। जुड़ा हुआ था अगला शुगर के। तो यहां पर स्थिति ये हुआ, प्लस दो जो है ना आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया। दो जो है ना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक साथ निकल गया, इसको पायरोफॉस्फेट कहते हैं। जो यहाँ वाला था ये देखो, ये जो फॉस्फेट था, तो ये फॉस्फेट जो है ना यहाँ से टूटकर बाहर निकल जाता है और ये कहलाता है पायरोफॉस्फेट। और यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड उसके एनर्जी की मदद से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ गया और एक बॉन्ड बना दिया दोनों के बीच में, और वो बॉन्ड था PDE, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बाकी सब तो क्लियर है। एक नंबर पर क्या होगा? यहाँ पर बेस होगा जी, अंदर में H, यहाँ पर कार्बन था, कार्बन पर कितना फॉस्फेट था? 3 फॉस्फेट था। ट्राइफॉस्फेट वाला कार्बन आपका है ये न्यूक्लियोटाइड, और ये भी ट्राइफॉस्फेट था, लेकिन इसका जो 2 फॉस्फेट था वो आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने के समय बाहर निकल जाता है, और वो निकल जाता है किस रूप में? पायरोफॉस्फेट के रूप में। और ये दोनों जो है अब क्या कहलाएगा? ये दोनों जो है वो कहलाएंगे आपके डाई न्यूक्लियोटाइड। तो डाई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बन गया।
यहाँ पर जो रचना बनी उस रचना का नाम है डाई न्यूक्लियोटाइड। ये है डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड में कितना न्यूक्लियोटाइड है? 2 है। जुड़ा कैसे है भाई? एक का 5 कार्बन है और एक का क्या है? तीसरा कार्बन है। 5 कार्बन का फॉस्फेट जो है वो आपका जाकर जुड़ गया है तीसरा कार्बन से, इसका शुगर से, शुगर का पेंटोज शुगर का तीसरा कार्बन से जुड़ गया है। तो यहाँ पर जुड़ने वाला बॉन्ड का नाम क्या था? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था और उस बॉन्ड से आपस में जुड़ गया है। तो इसको डाइन्यूक्लियोटाइड जो बोले, कोई भी पार्टिकुलर बेस ले सकते हैं, पार्टिकुलर बेस ले सकते हैं। तो नीचे क्या था? निकोटिनामाइड है ना, निकोटिनामाइड ये थे ना यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। बस स्पेसिफिक नेम में यहाँ लिख सकते थे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये इसका क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक नेम हो जाएगा, स्पेसिफिक नेम, खास नाम। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। नाम कैसे पड़ा भाई? तो जो आपका बेस सबसे पहला में, नीचे से चलेंगे हम, सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड में जो बेस होगा वो नाम पहले लिखेंगे। तो पहला मान लिया यहाँ पर हम लिए थे कौन? निकोटीन लिए थे, तो निकोटिनामाइड ले लिए। और उसके बाद कौन है ऊपर वाले में? कौन है बेस? एडेनिन। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इसका ग्रुप नेम हो जाएगा। बाकी जो है फ्लेविन अगर लिए हैं तब क्या हो जाएगा? देखो, तो यहाँ पर निकोटिनामाइड के ऊपर फ्लेविन अगर लेते तब क्या हो जाता है इसका नाम? तब लिखते फ्लेविन एडेनिन, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। आप नाम सुने होंगे NAD। NAD एक कंपाउंड है जिसका उपयोग रिस्पायरेशन में जो है ना कैरियर के रूप में करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ना ट्रांसपोर्ट मीडियम में इसका उपयोग होता है। फिर FAD, ये भी आपको पढ़ना है, इसका भी उपयोग करते हैं, होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में होता है। तो ये सब क्या है आप आराम से बता सकते हो। ये दोनों के दोनों एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, डाइन्यूक्लियोटाइड है, जिनका निर्माण 2 न्यूक्लियोटाइड के होने से मिलने से होता है। एक का बेस जो है ना कौन है? निकोटिनामाइड है, और एक का बेस एडेनिन है। जबकि दूसरा जो है आपका, उसका एक का बेस है फ्लेविन और दूसरे का बेस है एडेनिन। तो क्या हो गया? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। पहला क्या हो गया? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ऐसा कुछ जो है ना आपको यहाँ पर बेस बना है, आपस में जुड़ा है डाइन्यूक्लियोटाइड, और उससे जो है ना क्या मिला आपको? उससे आपको डाइन्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ है। और भी आप सुनते होंगे NADP। NADP क्या हो जाएगा? डाई, वहां पर NADP में पढ़ते हो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ऐसे करके पढ़ते हैं उसका। तो यहाँ पर डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? तो बोल रहे हैं कि जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है तो उसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन पर मौजूद फॉस्फेट अगले न्यूक्लियोटाइड के तीसरा कार्बन जो होता है उनके थर्ड कार्बन के साथ पीडी बंध बनाता है और एक अणु H2O, एक पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट मतलब 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट,
और डाई न्यूक्लियोटाइड बनाता है। रहता है तो अंततः इससे क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने के लिए एकदम दिमाग में रखना है कि कैसे आपस में बन रहा है। तो आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में से जुड़ेगा और जुड़ने का प्रक्रिया क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन पर जो फॉस्फेट है वो अगले न्यूक्लियोटाइड के तीसरा कार्बन जो है आपका शुगर का, उसके साथ पीडी बॉन्ड बनाएगा और एक अणु H2O और एक पायरोफॉस्फेट देगा। मतलब दो इनऑर्गेनिक जो आपका फॉस्फेट है एक साथ निकल जाएगा और बनेगा क्या, डाइन्यूक्लियोटाइड बनेगा। ये प्रक्रिया लगातार होता रहेगा, बार बार होगा। जब बार बार होगा तो अंततः क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। उससे बेस जुड़ा और इधर क्या था, फॉस्फेट था। फिर अगला जो शुगर है ऐसे आएगा, उससे बेस जुड़ा हुआ होगा 1 नंबर कार्बन से और इसके 5 नंबर से फॉस्फेट होगा जो अगले के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। ये बार बार घटना होता रहेगा। शुगर पे जुड़ा हुआ क्या है, बेस है, मतलब न्यूक्लियोटाइड है। इसके 5 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट होगा, वो फॉस्फेट ऐसे जुड़ेगा और जब फॉस्फेट जुड़ेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ तो ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। लेने का है, देखो तो ये जो आपका है सबसे ऊपर का जो शुगर है, हाँ, उसका आपका कौन सा ईंट खाली है, 5 ईंट खाली है फॉस्फेट वाला। जबकि सबसे नीचे का जो शुगर है उसका कौन सा ईंट खाली है, 3 ईंट खाली है, 3 वाला कार्बन वाला खाली है। और 3 ईंट जो खाली है आपका, इसका क्या खासियत है, इस पर यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा। तो ये जो आपका बना, हम यहाँ पर बताते हैं ये 3 कार्बन है, हाँ, तो यहाँ पर जो बना आपका, ये आपका न्यूक्लियोटाइड जो है, इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना है इधर 5 इन है, फॉस्फेट ग्रुप है, और इधर क्या है 3 इन है और कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। तो ये आपसे पूछता है बार बार कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है उसका निर्माण किससे होता है, तो आप आराम से बता दोगे, न्यूक्लियोटाइड के आपस में मिलने से होता है, जुड़ने से होता है। और इसमें जो जुड़ता है उसका एक इंच जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, वो आपका खाली होता है। और कौन इंच खाली होता है, नीचे वाला, एक इंच 3 इंच OH ग्रुप वाला खाली है और एक इंच खाली है 5 इंच फॉस्फेट वाला खाली है। इसमें कितने प्रकार के बॉन्ड आपको नजर आ रहे होंगे। बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड था इसका नाम था CN बॉन्ड या बीटा N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, अगर याद होगा तो बीटा N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ये आपका इधर था बॉन्ड। लेकिन फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो आपका बॉन्ड है या न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड का क्या नाम है। कोई अगर पूछे कि न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का क्या नाम है, तो आप बता सकते हो उस बॉन्ड का नाम क्या था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
तो यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, जबकि शुगर बेस के साथ जुड़ता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से या सीएन बॉन्ड से, और शुगर के साथ फॉस्फेट जो जुड़ता है उस बॉन्ड का नाम भी क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो ये आपका 3 प्रकार के बॉन्ड जो है ना वो मिलते हैं और आपका क्या निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं, अब उसको सजाने का बात करो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे सजाएंगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए हुए क्या तरह से सजाओ, कुछ आपका दिया हुआ है, जैसे हम लिख रहे हैं, आपका दिया हुआ है एडेनिन, आपका दिया हुआ है ग्वानिन, फिर दिया हुआ है आरएनए, डीएनए, एडिनोसिन, साइटिडीन, एनएडी, एफएडी, क्या कोई एक रखो ना, ये दिया है। फिर दे दिया जाए आपको एटीपी, एटीपी, इसको कहेगा कि मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर सजाओ और बढ़ते क्रम के आधार पर सजाओ। कैसे सजाएंगे, क्या होगा, पायरिमिडीन है वो सबसे छोटा होगा। पायरिमिडीन इसमें कौन है, एडेनिन की ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन दोनों प्यूरिन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें दिक्कत हो जाएगा, कोई एक और साइटोसिन लिख दो तब ठीक हो जाएगा। तब छोटा बड़ा आराम से कर लो, सबसे छोटा कौन होगा, साइटोसिन होगा। ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि सबसे छोटा जो होता है कंपाउंड, वो आपका, छोटा नहीं बोल रहे यहाँ पर, सब का सब देखो, एडेनिन क्या है, एडेनिन इसको बनाओगे कैसे, सबको अपने अपने नाम से लिखते जाओ। एडेनिन क्या है, एडेनिन आपका न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है नहीं, ये बेस है, नाइट्रोजनस बेस है। तो एडेनिन क्या है, एक तरह का बेस है। साइटोसिन क्या है, एक तरह का बेस है। आरएनए क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए भी क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। एडिनोसिन क्या है, एक तरह का आपका न्यूक्लियोसाइड है। साइटोसिन क्या है, एक तरह का न्यूक्लियोसाइड है। एनएडी क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड है। और एडीपी क्या है, आपका एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है। मान लीजिए एक और लिख देते हैं, एएमपी, ये भी क्या है, एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी क्या है, एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है। अब सजाना है इसको, पहले तो ये जानना चाहिए कि कौन क्या है। तो साइटोसिन सबसे छोटा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइटोसिन जो है ना वो आपका पायरिमिडीन बेस है। पायरिमिडीन बेस में आपको बताए थे 6 कार्बन नाइट्रोजन होता है, जबकि एडेनिन जो है वो आपका प्यूरिन बेस है। प्यूरिन में हमारा 9 क्या था, कार्बन नाइट्रोजन होता था। तो सबसे छोटा हो गया कौन, साइटोसिन। उससे बड़ा कौन हो जाएगा, अगला बेस जो है कोई भी आपका होगा तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो प्यूरिन जो है ना हमेशा पायरिमिडीन ऐसे बड़ा होगा। अब इससे बड़ा कौन होगा, तो इससे बड़ा देख लो, इससे बड़ा आपका न्यूक्लियोसाइड होगा। न्यूक्लियोसाइड कौन है, एडिनोसिन है, एक साइटिडीन है। फिर साइटिडीन छोटा हो जाएगा क्योंकि इसमें कितना कार्बन नाइट्रोजन है, 6 ही है, तो साइटिडीन अगला नाम हो जाएगा। फिर एडिनोसिन लिख दो, ये भी न्यूक्लियोसाइड है, ये अगला हो जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन हो जाएगा भाई, तो इससे बड़ा कोई न्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड में सबसे छोटा एएमपी, क्योंकि उसमें फॉस्फेट की संख्या कितनी है, एक ही है, तो सबसे छोटा हो गया। उसके बाद एडिनोसिन से बड़ा कौन हो गया, एएमपी।
AMP से फिर बड़ा कौन हो जाएगा, तो ADP 2 फॉस्फेट है, ठीक है। उससे बड़ा कौन हो जाएगा, ATP, उसमें 3 फॉस्फेट है। उससे बड़ा कौन हो जाएगा, कोई डाइन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, तो डाइन्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है NAD, डाइन्यूक्लियोटाइड है, वो उससे बड़ा हो जाएगा। उससे बड़ा कौन हो जाएगा, RNA हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि RNA एक धागे होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। DNA कितना धागा का, 2 धागा का। तो अभी जो वर्तमान तक जो हम लोग पढ़ाई किए हैं उसके आधार पर ऐसे सजा सकते हो, यहाँ पर जो भी डाला हुआ है आपका, सबसे बड़ा है DNA और सबसे छोटा है साइटोसिन। ऐसे भी यहाँ स्टार करके लिख लेते हैं, ऐसे तो हम आगे बता ही देंगे कि किसी भी कोशिका का, किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा अणु, सबसे बड़ा अणु कौन होता है, अणु या मॉलिक्यूल कौन होता है भाई, DNA होता है, ध्यान रखिएगा, DNA होता है, इसी से सब बनता है। ये सबसे बड़ा DNA होता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी कोशिका। 5 को 5 फॉस्फेटिन या हेड भी कहते हैं, और 3 को और क्या कौन यूज करते हैं, टेल ईंट कहते हैं। अगर इस पर डाला जाए, इसको इलेक्ट्रिसिटी को डाला जाए, प्रोवाइड कराया जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी आपका OH ग्रुप से चलता है और ऊपर फॉस्फेट ग्रुप की तरफ जाता है, 5 की तरफ प्रवाहित होता है। इसीलिए हम लोग OH को टेल ईंट कहते हैं, और जो आपका 5 है फॉस्फेट, उसको हेड ईंट कहते हैं। ये आपका हो जाए। डीएनए मॉडल है क्या, तो डीएनए मॉडल के बारे में सुन लीजिए। डीएनए मॉडल जो है, डीएनए की संरचना को बताने के लिए, डीएनए कैसा होता है, उसपे कैसे बेस और न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड सब सजे होते हैं, उसकी संरचना को बताने के लिए वाटसन और क्रिक ने एक मॉडल बनाया था, एक मॉडल दिया था, जो डीएनए की रचना को व्यक्त करता था, बताता था। इसे ही हम लोग डीएनए मॉडल कहते हैं। तो इस डीएनए मॉडल को दिया कौन था, तो डीएनए मॉडल को वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि डीएनए की संरचना को बताना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला बात तो ये लिखेंगे, दिया हुआ था विल्किंस और फ्रैंकलिन जो है ना, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आंकड़ा दिए थे, बताए थे थोड़ा डीएनए के बारे में। और चरकप साहब जो है ना, कुछ नियम दिए थे, अभी हम बताएंगे उसको क्या था। उन दोनों के आधार, इन दोनों के आंकड़ों को ही इन्होंने मिलाया, इन दोनों ने मिलाया और उसको क्या नाम दिया, डीएनए मॉडल नाम दिया। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आंकड़ा जो है विल्किंस और फ्रैंकलिन का, वो हम लोग को यहाँ पर नहीं जानना है, लेकिन चरकप का नियम जो है ना वो जानना है। तो नीचे शुरू करते हैं। चरकप का बेस पेयरिंग लॉ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग लॉ। कभी भी एक धागे में चरकप का नियम लागू नहीं होता है। चरकप का नियम जब भी लागू होगा तो किस पर होगा, एक धागे पर नहीं होगा, बल्कि 2 धागे न्यूक्लिक अम्ल जो भी होगा उस पर होगा, ठीक है, जैसे डीएनए। अब इसके अनुसार क्या था, देखो किस तरह से होता है वो। एक का 5 अगर ऊपर होता है, 5 का मतलब क्या होगा, फॉस्फेटिन, 5 बोलो या फॉस्फेटिन बोल सकते हो। तो उसका जो 3 होता है वो नीचे होता है OH। दूसरा धागा जो होगा उसका 3 ऊपर होगा OH ग्रुप, और 5 क्या होता है, नीचे होता है फॉस्फेट। प्लस इसमें इनका कहना था
कि एक पर अगर क्या है, कोई एडेनिन बेस है तो दूसरा धागा जो होता है उस पर उसके सामने थाइमीन बेस होता है। लेकिन अगर एक धागे पर ग्वानिन है मतलब या साइटोसिन है तो दूसरे धागे पर उसके सामने कौन होता है, ग्वानिन होता है। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों होता है, तो इनका कहना था इसका 2-3 रीजन हम दे सकते हैं ग्वानिन होगा। पहला रीजन तो ये है कि दोनों धागों के बीच का जो दूरी होता है, इन दोनों धागों का बीच का जो दूरी होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और 20 एंगस्ट्रॉम में इतना ही जगह होता है कि एक प्यूरिन के साथ दूसरा क्या आ सके, पाइरीमिडीन आ सके, पाइरीमिडीन आ सके। या अगर एक पाइरीमिडीन है तो दूसरा उसके साथ क्या आएगा, पाइरीमिडीन है तो दूसरा उसके साथ क्या आएगा, प्यूरिन आएगा। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो इनका कहना था कि कितना जगह है उसी में दोनों क्षार को आना है। और 20 एंगस्ट्रॉम जो होता है दूरी, वो इतना आपका इतना ही होता है कि जिसमें एक प्यूरिन के साथ एक पाइरीमिडीन आ सके। ठीक है, ज्यादा उसमें और कुछ नहीं आ सकता। दूसरा बात, आपका प्यूरिन के साथ पाइरीमिडीन क्यों आता है, प्यूरिन क्यों नहीं आता है, तो इनका क्या कहना था कि एडेनिन पर 2 चार्ज होता है और थाइमिन पर उसके विपरीत में 2 चार्ज होता है। अगर एडेनिन पर 2 चार्ज है तो उसको जो बैलेंस करेगा उस पे भी 2 ही चार्ज होगा तो बैलेंस करेगा। जबकि साइटोसिन पर 3 चार्ज होता है और ग्वानिन पर भी 3 चार्ज होता है। तो इनका कहना था कि इसके पास भी 3 चार्ज है और उसके पास भी 3 चार्ज है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। ठीक है, नहीं जगह होता है कि एक आपका 9 कार्बन का और क्या बोलते हैं नाइट्रोजन का डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला आ जाए तो उसके साथ दूसरा जो आएगा 6 ही रिंग वाला आपका मतलब सिंगल रिंग वाला 6 कार्बन नाइट्रोजन का कंपाउंड आ सकता है। उसमें 2 आपका 9 कार्बन नाइट्रोजन का डबल आपका रिंग वाला कंपाउंड एक साथ नहीं आ सकता। तो फिर आपके मन में आएगा तो प्यूरिन के साथ प्यूरिन क्यों नहीं आएगा, तो इसका रीजन भी उन्होंने बताया कि अगर प्यूरिन के साथ प्यूरिन आएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा और दूरी जो बढ़ेगा तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, मतलब इन दोनों का मान 1 के बराबर आता है। ठीक है, हाँ, जितना आपका साइटोसिन होगा उतना क्या होगा, ग्वानिन होगा। तो किसी चरगम का नियम में जो है 3 बात है, दिमाग में यही रखना है, जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होगा, अर्थात दोनों का मान बराबर आएगा। अर्थात ये भी कह सकते हो कि जितना प्यूरिन या पाइरीमिडीन होगा उतना आपका विपक्षी उसका होगा, तो जितना प्यूरिन उतना पाइरीमिडीन होगा, पाइरीमिडीन होगा। ठीक है, इसका भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। इन्हीं के कारण, इसी घटना के कारण, इन तीनों के समानता के कारण ही इसको 3 यूनिटीज का नियम कहते हैं। 3 यूनिटीज यहाँ पर है का नियम। क्यों कर रहे भाई, तो देख रहे हो आप, जितना एडेनिन है उतना आपका क्या है, थाइमिन है।
जितना साइटोसिन है उतना क्या है, ग्वानिन है। जितना प्यूरिन है उतना क्या है, पायरिमिडीन है। तो सबका मान एक ही आएगा, मतलब बराबर बराबर है तीनों। तो इसीलिए इसको तीन यूनिट, एडेनिन और थायमिन का यूनिट, साइटोसिन और ग्वानिन का यूनिट, प्यूरिन और पायरिमिडीन का यूनिट, सब में जो है ना एक ही आया। इसलिए इसको थ्री यूनिट का नियम कहते हैं। और इसमें हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, व्याख्या की थी कि आखिर एडेनिन के साथ थायमिन ही क्यों आया। तो आपको बताया कि एडेनिन जो है वो प्यूरिन है। जब भी कोई भी आपका दो धागे होगा, दो धागे आपका न्यूक्लिक एसिड होगा, तो उसमें क्या होता है, दोनों धागों के बीच की जो दूरी होती है कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 20 एंगस्ट्रॉम दूरी में ही दोनों बेस जो है आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि दो बेस आपस में कौन कौन आकर जुड़ेंगे, इसी को चरगप का नियम बताता है। उनका कहना था कि हमेशा क्लोरीन के साथ कोई पायरिमिडीन आएगा। क्लोरीन के साथ पायरिमिडीन आने का कारण क्या है कि जगह जो है ना 20 एंगस्ट्रॉम है, और 20 एंगस्ट्रॉम में दो डबल रिंग वाले नहीं आ सकते। ठीक है, जगह इतना ही है कि एक सिंगल वाला रिंग वाला आएगा और एक क्या होगा, डबल रिंग वाला आ सकता है। तो जब भी प्यूरिन के साथ जुड़ेगा तो हमेशा पायरिमिडीन जुड़ेगा, प्यूरिन के साथ प्यूरिन नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों आपके भागों के बीच का जो स्पेस होता है, स्थान होता है, वो आपका लिमिट होता है। ये आपको लिखिए कि प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन क्यों आया। उसके बाद प्यूरिन आपका मान लिया एडेनिन है, तो पायरिमिडीन में दो आता है, थायमिन या ग्वानिन, थायमिन या साइटोसिन, दोनों में से कोई हो सकता है। तो साइटोसिन क्यों नहीं लिखे, थायमिन क्यों लिखे, इसका क्या रीजन था। तो उनका कहना था कि एडेनिन पर दो चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज, एक प्लस है एक माइनस चार्ज। थायमिन पर भी एक दो चार्ज होता है, एक माइनस और फिर प्लस, जिसके चलते दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, एक दूसरे को पूरा कर देते हैं, और इसके कारण स्टेबिलिटी आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई दूसरा आता है जैसे साइटोसिन, तो साइटोसिन पर तीन चार्ज होता है। देखो साइटोसिन पर तीन चार्ज है, तो दो चार्ज तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन जो तीसरा चार्ज है वो अनबैलेंस रह जाएगा। और जैसे ही अनबैलेंस रह जाएगा तो ये क्या होगा, किसी और के साथ बॉन्ड बना देगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। तो प्रकृति हमेशा कहती है कि गधा को गधा के साथ रखो, घोड़ा को घोड़ा के साथ रखो। अगर आपकी बच्ची जो है ना तेज है, तो उसका शादी तेज तरह के साथ कीजिए। अगर आपकी बच्ची जो है ना थुथुर है या बच्चा थुथुर है, तो उसका शादी भी वैसे ही लोग से कीजिए, हाँ, ताकि क्या हो सके, दोनों परिवार बैलेंस करके एक दूसरे को रख सके। यहाँ पर देखो एडेनिन के पास दो चार्ज है, थायमिन के पास दो चार्ज है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्वानिन या साइटोसिन डाल देते, तब क्या होता है, इनके पास तीन चार्ज था और एडेनिन के पास कितना चार्ज, दो चार्ज। बेचारा हमेशा जो है जीवन इसमें हमेशा कलह होते रहता और ये स्टेबल नहीं होता। ये कहना था किनका, चरगप साहब का। चरगप साहब का अगला बात कहना था कि आपका जब भी आपका कोई पायरिमिडीन होगा तो उसके साथ प्यूरिन आएगा। प्यूरिन आने का चांस क्या है भाई, तो प्यूरिन आएगा इसलिए कि अगर पायरिमिडीन आ जाएगा तो पायरिमिडीन आने पर क्या होगा, दूरी बढ़ जाएगी किसके बीच में, वो आपका दोनों बेस के बीच में। और आप लोग केमिस्ट्री में जानते होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आभासी बॉन्ड होता है, हाइपोथेटिकल बॉन्ड होता है, वो रियलिटी में बनता नहीं, महसूस होता है। हाँ, वो महसूस होता है, महसूस करने का बात है। चार्ज में डिफरेंस के कारण जो है ना अट्रैक्शन होता है दूसरे की तरफ, और उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ऐसे भी कई बार बताया भी है बच्चों को, आपके बिना जी नहीं सकते, ऐसा कोई बॉन्ड है, मतलब वैसा बंधन जो रहे नहीं लेकिन महसूस हो। कई बार आपको लगता होगा किसी परिवार के सदस्य के लिए या किसी और के लिए कि आपके बिना जी नहीं सकते, ऐसा कुछ बॉन्ड बन जाता है। यहाँ भी यही हो रहा है, इनके बीच में चार्ज का डिफरेंस है, एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, आकर्षित होंगे एक दूसरे की तरफ। और ये जो आकर्षित होंगे तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो प्यूरिन के साथ प्यूरिन नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि दूरी आपका क्या है, लिमिट है। हाँ, उसमें घुस नहीं सकता दो लोग।
पाइरिमिडीन के साथ पाइरिमिडीन क्यों नहीं आ सकता है, तो क्या बताओगे, 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी के बीच में अगर दोनों सिंगल चेसिस आ जाएगा, सिंगल रिंग वाला आ जाएगा, तो क्या होगा, दूरी बढ़ जाएगा दोनों के बीच में, और गैप बढ़ने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के बीच में नहीं बनेगा। ये चैरगप का नियम कहता है कि इससे हमको क्या मिला, इससे हमको मिला कि एडेनिन के साथ हमेशा कौन आएगा, थाइमिन आएगा। और अर्थात किसी भी दो धागे आपका न्यूक्लिक एसिड में एडेनिन और थाइमिन की मात्रा हमेशा बराबर होगा। किसी भी दो धागे न्यूक्लिक एसिड में साइटोसिन और ग्वानिन की मात्रा हमेशा बराबर होगा। किसी भी दो धागे न्यूक्लिक एसिड में फ्यूरिन और पायरिमिडीन की मात्रा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये चैरगप का नियम है, ये कई बार आया है फिलॉसफी में, आपका एग्जाम में आता कर रहा था। इनका नियम क्या कहता है, दिमाग में आ जाना चाहिए। इनका नियम साफ कहता है कि ये जो है आपका दो धागे न्यूक्लिक अम्ल जो भी होगा उसमें प्यूरिन बेस के साथ प्यूरिन नहीं आ सकता है। क्यों भाई, क्योंकि दोनों धागों के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम दूरी होता है, और ये जो 20 एंगस्ट्रॉम दूरी होता है वो आपका 9 आपका डबल रिंग वाले क्षार को उसमें रखने के लिए कम होता है। उसमें 2 आपका क्षार डबल रिंग वाला नहीं आ सकता। दूसरा बात क्या कहता है इनका नियम, पायरिमिडीन के साथ पायरिमिडीन क्षार नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सिंगल रिंग वाला दोनों होता है, और सिंगल रिंग वाला होने से दोनों धागों के क्षारों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और इससे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है। फिर आवेश में के कारण, आवेश जो है उस पर जो चार्ज होता है उसके कारण एडेनिन जो है ना हमेशा थाइमिन, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ आता है, या उसके आवेश उससे मिलते जुलते हैं। तो पोलरिटी के कारण हमेशा एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन जब भी जुड़ना चाहेगा तो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, और साइटोसिन जब भी जुड़ेगा तो किसके साथ, ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। और ये ऐसा क्यों होता है भाई, आवेश के कारण होता है, ऐसा उनके पोलरिटी के कारण होता है। ये आपका था क्या बाबू, ये आपका ध्यान रखिएगा चैरगप का नियम है ना। कोई भी जीव हो उसके शरीर में कहीं भी कोई भी कोशिका हो, उन सब में एडेनिन की मात्रा, थाइमिन की मात्रा, ग्वानिन की मात्रा, साइटोसिन की मात्रा क्या होगा, बराबर होगा। ये ना कि किसी में जो है एडेनिन ज्यादा हो गया, किसी में जो है ना साइटोसिन ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका एक से दूसरे जाति में जब हम जाते हैं तो आपका क्या होता है, बदल जाता है। एक से दूसरे जाति में अगर हम जाते हैं तो बदल जाता है, लेकिन एक ही जाति के अगर आपके जीव हैं, एक ही जाति के जीव हैं, तो उसमें हमेशा क्या होता है, डीएनए का जो संयोजन होता है, कंपोजिशन होता है, वो आपका क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तथा यहाँ पर ना तो इसको लिख लेते हैं, के साथ हमेशा जो थाइमिन होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और साइटोसिन के साथ जो होता है ना ग्वानिन, आपका कितना साथ है, एडेनिन और थाइमिन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि साइटोसिन तथा ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये सब बात जो है चैरगप नियम के अनुसार आप दिमाग में रख लीजिएगा।
ठीक है, एडेनिन प्लस थायमिन साइट और साइटोसिन बाई ग्वानिन का जो अनुपात आता है डीएनए में, कहां पर, डीएनए में, हमेशा ध्यान रखिएगा ये डीएनए में होगा ना, इसको कहते हैं मोलर रेशियो। ठीक है, मोलर रेशियो जो होता है वो आपका अलग अलग स्पेसिस में होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, यह जातियों में अलग अलग होता है तथा प्रत्येक जाति का अपना निश्चित, जो भी है आपका जाति का, उसका अपना एकदम निश्चित होगा। यह उच्च प्रजाति या उच्च जाति, उच्च विकसित जाति में अधिक होता है। उदाहरण में देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल में ई कोलाई बैक्टीरिया का जो मोलर आपका रेशियो होता है वो आपका कम होता है किसके तुलना में, गेहूं के तुलना में या आपका धान के तुलना में। तो आपका ई कोलाई जो होता है उसका होता है 0.93 मोलर, जबकि गेहूं में देख लो, गेहूं में आपका होता है 1 देखो उससे ज्यादा है, उसका 0.90 है और इसका क्या बोले 1 है, 1 है, 1.19 होता है। ठीक है, तो ऐसे जैसे जैसे हम हायर जाति में जाते जाएंगे वो क्या होगा, बीसी जाति में ये आपका मोलर जो रेशियो होता है वो ज्यादा होता है। मोलर रेशियो क्या है, एडेनिन थायमिन बटा साइटोसिन और ग्वानिन, इस अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलर रेशियो कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में कितना होता है 1, एक मनुष्य में लिख लो, मनुष्य का अगर बात करोगे तो होता है कितना, ये 1.52। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे हायर में बढ़ेंगे वो आपका बढ़ता जाएगा। चलिए ठीक है।